हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सेलेक्ट टेक। ये CCNA की सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह के ईथरनेट के अंदर यानी फिजिकल लेयर के को हमने डिस्कस किया था कि उनमें किस तरह का मीडियम यूज़ होता है, कौन से वायर यूज़ होते हैं, जिसमें हमने देखे थे कि ट्विस्टेड पेयर थे। उसके अलावा हमने देखा था फाइबर ऑप्टिक को यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमने वायरलेस के कुछ स्टैंडर्ड्स देखे थे। सेकंड क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूँगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होता है वो फ्रेम्स का होता है। क्योंकि मैं जब कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले रहा होता हूँ तो मैं उनसे फ्रेम्स के मुताबिक काफ़ी क्वेश्चन पूछता हूँ, तो वो उसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि फ्रेम्स क्या होते हैं, फ्रेम हेडर के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, मैक एड्रेस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस क्लास के अंदर डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये CSAMA.CD ये क्या चीज़ होती है। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। बेसिकली ये क्या होता है कि जब हमारी नेटवर्किंग स्टार्ट हुई थी 80s 90s के अंदर, तो हमारे पास जो मीडियम होता था वो होता था हमारे पास कोएक्सियल केबल, और उसके अंदर जो हम कनेक्ट करते थे डिवाइसेस को वो हम एक स्ट्रेट केबल के साथ कनेक्ट कर देते थे। तो उस वक्त ये टेक्नोलॉजी यूज होती थी। अब ये ऑब्सोलीट हो गई है, लेकिन CCNA के क्वेश्चंस के अंदर अभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसको देख लेते थे कि ये किस तरह से वर्क करती है। तो इसमें देखें अगर आपको नजर आ रहा होगा एक स्ट्रेट वायर है बिल्कुल मिडिल में। इस स्ट्रेट वायर के ऊपर हमने सारी अपनी डिवाइसेस को कनेक्ट किया हुआ है। अब ये डिवाइसेस जब एक दूसरे से कम्युनिकेशन करनी पड़ेंगी तो वो किस तरह से करेंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कैरियर सेंस। कैरियर का मतलब होता है जो एक डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। जैसे आपकी कोरियर सर्विस होती है, इसी तरह कैरियर सेंस। मल्टीपल एक्सेस का मतलब है कि इस पूरे वायर को या इस पूरी बैकबोन को बहुत सारे क्लाइंट एट अ टाइम एक्सेस कर रहे हैं। विद कोलिजन डिटेक्शन के मतलब जब हम इसके अंदर कोई डेटा भेजेंगे तो वो आपस में कोलाइड होगा, यानी वो टकराएगा और उससे हमें लॉस हो जाएगा डेटा का। तो हम देख लेते हैं किस तरह से होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब ये इसके ऊपर कम्युनिकेशन के लिए क्या करती है, कोई एक डिवाइस एट अ टाइम कम्युनिकेट कर सकती है। ये नहीं हो सकता कि क्लाइंट ए, क्लाइंट बी, क्लाइंट सी आपस में एक साथ ही कम्युनिकेशन कर सकें। तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर लेट्स सपोज कि हमारे पास क्लाइंट ए जो था वो इस वक्त कम्युनिकेशन करता है। तो जब वो कम्युनिकेशन करता है तो वो क्या करता है, वो जो हमारा केबल होता है उस पर एक वोल्टेज 5 वोल्ट उसके ऊपर सेंड कर देता है। तो अब उसको बाकी सारे क्लाइंट्स को पता चल जाता है कि अभी कोई कम्युनिकेशन हो रही है, तो वो अपनी कम्युनिकेशन को रोक देते हैं। तो कोई एक डिवाइस अपनी कम्युनिकेशन कर लेती है। लेट्स सपोज अभी ग्रीन वाली डिवाइस है, ये अपनी कर रही है, तो ये 5 वोल्ट डालेगी और इसको ये अपना मैसेज फॉरवर्ड कर देगी। लेकिन सपोज करें कि अगर एट अ टाइम दो डिवाइसेस एट अ टाइम 5 वोल्ट इंसर्ट कर दें मीडियम के ऊपर, तो क्या होगा। तो 5 + 5 वोल्ट 10 वोल्ट बन जाएंगे और दोनों डिवाइसेस का डेटा एक साथ आ जाएगा। जैसे ही ये कंडीशन होती है तो टोटल वोल्टेज हो जाएगा 10 वोल्ट, और उसके साथ ये क्या होगा, हमारा एक कोलिजन हो जाएगा। मतलब दोनों का डेटा डिस्टर्ब हो जाएगा, दोनों ही अपना डेटा डिस्ट्रॉय कर लेंगे। तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं कोलिजन डोमेन। कोलिजन डोमेन क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस दैट विल साइमल्टेनियसली डिटेक्ट अ वोल्टेज स्पाइक। यानी कोई दोनों ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस जो एट अ टाइम क्या कर सकते हैं, वो एक वोल्टेज को डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी इसमें सारी डिवाइसेस डिटेक्ट कर सकती हैं कि लाइन के ऊपर कितना वोल्टेज है, 5 वोल्ट है या 10 वोल्टेज है। तो उनको हम कहते हैं वो सारी डिवाइसेस किसमें, एक कोलिजन डोमेन में। अच्छा, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट होता है डुप्लेक्स और स्पीड का। डुप्लेक्स का हम देख लेते हैं क्या होता है। डुप्लेक्स के अंदर ये होता है कि अगर आपके पास दो क्लाइंट हैं, वो एट अ टाइम कोई कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं आपस में, तो उनमें से एक क्लाइंट एट अ टाइम जो है कोई चीज सेंड कर सकता है और दूसरा एट अ टाइम रिसीव कर सकता है। ये नहीं हो सकता कि क्लाइंट ए जो है वो बी को कुछ सेंड भी कर रहा हो और बी जो है वो ए को कुछ सेंड कर रहा हो, यानी वन डिवाइस कम्युनिकेट एट अ टाइम। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में क्या होता है कि हम एट अ टाइम बोल नहीं सकते, हम कोई मैसेज देते हैं और उसके बाद क्या करता है सेकंड पार्टी जो है वो फिर अपना आंसर देती है, हम लिसन करते हैं, फिर हम बोलते हैं, फिर वो लिसन करता है। ये प्रोसेस टू एंड फ्रू चलता रहता है। तो इसकी एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी की। तो हाफ डुप्लेक्स के अंदर वैसे भी कम्युनिकेशन स्लो हो जाती है क्योंकि दोनों डिवाइसेस क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कि कब एक डिवाइस डेटा को सेंड करेगी तो दूसरी उस वक्त आइडल होती है, फिर वो सेंड करेगी, फिर दूसरी आइडल होगी। इस तरह से हाफ डुप्लेक्स में कम्युनिकेशन होती है। अब ये हाफ डुप्लेक्स तकरीबन खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ डिवाइसेस अभी भी ऐसी हैं जो हाफ डुप्लेक्स में वर्क करती हैं, अदरवाइज वो उनका प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती। दूसरी तरफ पर फुल डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, अगर आपके पास दो पीसीज हैं तो वो सेंड भी कर सकेंगे और रिसीव भी कर सकेंगे साइमल्टेनियसली एट अ टाइम। टू डिवाइस कम्युनिकेट एट द सेम टाइम। उसकी एग्जांपल है टेलीफोन। टेलीफोन में आपने देखा होगा कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप दोनों काम एक साथ कर रहे होते हैं, यानी आप रिसीव भी कर रहे हैं और सेंड भी कर रहे हैं। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स। अच्छा, मॉडर्न कोलिजन डोमेन जो होता है वो मॉडर्न कोलिजन डोमेन क्या होता है, जहाँ पे हम हाफ डुप्लेक्स यूज करते हैं वहां पे हमारा कोलिजन हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप सपोज करें अगर आपके पास कोई आपका पीसी है
वो स्विच के साथ कनेक्ट है। अगर वो कुछ डेटा स्विच को भेज रहा है और स्विच भी सेम टाइम अगर उसको कुछ डेटा भेज रहा है, तो वो डेटा आपस में क्या हो जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे, क्योंकि वो सेम मीडियम को यूज कर रहे हैं और वो हाफ डुप्लेक्स पर हैं। तो क्योंकि फुल डुप्लेक्स के अंदर क्या होता है, फुल डुप्लेक्स में कोलिजन नहीं होता है। उसकी रीजन ये होती है, देखिए ये कोलिजन हो गया। अब फुल डुप्लेक्स में क्या है, वो सेंड भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है। बेसिकली अलग अलग वायर्स पे कर रहा होता है, तो कभी भी आपस में ये टकराते ही नहीं है। लेकिन हाफ डुप्लेक्स के अंदर जो है वो कोलिजन डोमेन बन जाता है और कभी कभी इसके अंदर ये मसला भी आता है। लेकिन हाफ डुप्लेक्स अब तक आउट ऑफ स्कोप है, लेकिन ये एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। अच्छा, ईथरनेट की स्पीड को हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps। जो शुरू की दो है ना, ये तो आप हाफ डुप्लेक्स, बल्कि ये शुरू की जो, हाँ, ये जो दो शुरू की टोपोलॉजी है, आप हाफ डुप्लेक्स में इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन जो लास्ट 3 है, 1 Gbps, 10 Gbps और 40 Gbps, इसके लिए आपको फुल डुप्लेक्स रिक्वायर्ड ही होता है। मतलब ये अब इतनी ऑब्सोलीट हो गई है कि ये अब नई टेक्नोलॉजी ने इसके अंदर ये प्रोविजन ही नहीं दिया कि आप उसको इस स्पीड को जो है वो हाफ डुप्लेक्स के ऊपर ऑपरेट कर सकें अपने डेटा को। अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है वो है ईथरनेट टू फ्रेम। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो मैं आपको कहूंगा कि आपको लेट सपोज के 25% नेटवर्किंग आ गई है CCNA से रिलेटेड, अगर आपको फ्रेम समझ में आ गया। फ्रेम और पैकेट ये दो एक ऐसी चीजें होती हैं जिसको ये चीज समझ में आ गई, फ्रेम, पैकेट और IP एड्रेसिंग, तो समझो उसको 80% चीजें आ गई ईथरनेट की। अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये इसीलिए मैंने इसको बहुत डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ, इसकी बेसिक्स कि फ्रेम क्या होते हैं। तो फ्रेम के लिए हम देख लेते हैं। बेसिकली जब आपको क्या करना होता है, डेटा एक वर्क स्टेशन से या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे भेजते हैं लेयर 2 के ऊपर, तो उस वक्त जो लेयर 2 के ऊपर से जो डेटा मूव हो रहा होता है, उस डेटा को जो लेयर 2 पे मूव हो रहा होता है उसको हम कहते हैं फ्रेम। बेसिकली ये फ्रेम, देखें हमने लेयर 2 की 2 डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट किया विद द हेल्प ऑफ फ्रेम। अब फ्रेम देख लेंगे हम होता क्या है। तो फ्रेम को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि पैकेट क्या होता है। पैकेट क्या होता है, बेसिकली पैकेट जो होता है वो लेयर 3 की डिवाइस होती है। कम्युनिकेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर्स होती हैं वो होती हैं फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। तो जो सबसे बॉटम पे होती है उसको फिजिकल लेयर कहते हैं, उसके बाद उससे ऊपर जो लेयर होती है उसको हम डेटा लिंक लेयर कहते हैं, और जो उसके ऊपर होती है उसको हम कहते हैं नेटवर्क लेयर कहते हैं, जो थर्ड लेयर होती है। वैसे हम उनको कहते हैं लेयर 1 फिजिकल लेयर को, लेयर 2 कहते हैं हमारी डेटा लिंक लेयर को, और लेयर 3 कहते हैं, हम नाम नहीं लेते बल्कि हम उनको नंबरिंग करते हैं। तो जब भी मैं लेयर 1 की बात करूंगा तो इसका मतलब है मैं फिजिकल लेयर की बात कर रहा हूँ, जब भी मैं लेयर 2 की बात करूंगा तो इसका मतलब है मैं डेटा लिंक लेयर की बात कर रहा हूँ, और जब भी मैं लेयर 3 की बात करूंगा तो इसका मतलब है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नेटवर्क लेयर की। जो राउटर्स होते हैं ना कम्युनिकेशन में, वो हमेशा लेयर 3 पे काम करते हैं, और लेयर 3 पे जो पैकेट का स्ट्रक्चर होता है या जो हमारा जो डेटा होता है जिस फॉर्म में होता है उसको हम पैकेट्स कहते हैं, और लेयर 2 पे जो पैकेट होता है, जो डेटा का स्ट्रक्चर होता है उसको हम फ्रेम्स कहते हैं। तो बेसिक डिफरेंस जो होता है पैकेट और फ्रेम्स में वो ये होता है कि फ्रेम्स जो होते हैं वो लेयर 2 पे होते हैं और पैकेट जो होते हैं वो लेयर 3 में होते हैं। अभी मैं ये सब चीजें बताऊंगा आपको कि राउटर किस तरह से वर्क करते हैं और स्विचेस भी किस तरह से वर्क करते हैं। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। आप वैसे ही कोई बोल दे लेयर 2 की डिवाइस है तो आपको पता चल जाए ये डेटा लिंक लेयर की बात कर रहा है। अगर कोई बात कर रहा हो आपसे लेयर 3 के, तो इसका मतलब है वो किसकी बात कर रहा है, नेटवर्क लेयर की। तो बेसिकली होता क्या है, बेसिकली होता यह है कम्युनिकेशन के दरमियान कि अगर आपको डेटा सेंड करना हो किसी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, तो हम करते क्या है, हम उस डेटा को चंक बना लेते हैं बहुत छोटे छोटे से, मतलब हम उसको टुकड़े टुकड़े कर लेते हैं, स्ट्रिपिंग कर लेते हैं उसकी। उस डेटा के साथ हम क्या करते हैं, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं हेडर। क्या करते हैं, जो हम डेटा से पहले ऐड करते हैं उसको हम हेडर कहते हैं, और अगर डेटा के बाद में कोई इंफॉर्मेशन ऐड हो रही होती है उसको ट्रेलर कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडर क्या होता है, हेडर ये होता है कि अगर हमारे पास डेटा है जो कि हम चंक में बहुत छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करते हैं, उससे पहले जो इन्फॉर्मेशन लगाते हैं उसको हेडर कहते हैं। हेडर का मतलब सर ही होता है ना, तो सर सबसे पहले शुरू होता है, उसके बाद डेटा शुरू होगा और उसके बाद ट्रेलर होगा। तो बेसिकली होता ये है कि नेट कम्युनिकेशन के अंदर कि हम डेटा के साथ ना हर लेयर में कुछ ना कुछ हेडर को ऐड करते हैं। जैसे हम अभी एप्लीकेशन लेयर की देखेंगे, सेशन लेयर भी देखेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर भी देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं लेयर 3 के अंदर जब हम कुछ हेडर ऐड करते हैं तो उसको उस जो इन्फॉर्मेशन को हम ऐड करते हैं उसको हम कहते हैं आईपी हेडर। आईपी हेडर हम इसलिए कहते हैं कि हम उसमें जो इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं वो आईपी एड्रेसिंग की इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। ये सारी चीजें मैं अभी डिस्कस करूंगा अपनी आने वाली वीडियो में, खाली मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लेयर 2 को डिस्कस करना है। तो इसका मतलब है हम उसको करते हैं IP2, हम आईपी हेडर को लेयर 3 के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद जब इंसर्ट करते हैं ओरिजिनल डेटा के साथ, जब भी ओरिजिनल डेटा के साथ कोई चीज ऐड हो रही होती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। बस आपको ये याद रखना इनकैप्सुलेशन क्या होता है,
कि जब भी हमारे ओरिजिनल डेटा के अंदर हम कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं बिगिनिंग में या उसके एंड में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन। ये इनकैप्सुलेशन बहुत ज्यादा यूज होता है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इनकैप्सुलेशन आता है कि आप लेयर 3 के ऊपर किस चीज की इनकैप्सुलेशन करते हैं। तो आपको जवाब देना है कि हमें आईपी हेडर की इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे होते हैं। तो आईपी हेडर के अंदर क्या होता है, हमारी आईपी एड्रेसिंग के मुतालिक होता है। तो बेसिकली होता है क्या है कि हर लेयर क्या करती है, कुछ ना कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देती है हेडर के ऊपर। तो लेयर 3 पे हम क्या कहते हैं, लेयर 3 के ऊपर जो डेटा होता है उसको हम कहते हैं पैकेट्स। तो सपोज करें कि हमारे पास लेयर 3 के ऊपर कुछ डेटा था, अ चंक ऑफ डेटा विद अ नेटवर्क लेयर हेडर। सही है, अब हम क्या करते हैं, हम उस पूरी इन्फॉर्मेशन को उठा के लेयर 2 पे लाते हैं। तो जाहिर बात है, अब लेयर 2 पे आएंगे तो लेयर 2 भी अपनी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा। ऐसा तो होता नहीं है कि कोई लेयर अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन ना ऐड करे। तो जो पूरा पीछे से जो हमारे पास पूरा जो पैकेट आ रहा होता है, उस पैकेट को हम क्या सपोज करते हैं, अब एक पेलोड सपोज करते हैं। पेलोड का मतलब ये होता है कि जो भी आपका प्रीवियस लेयर से जो डेटा आ रहा हो वो जो नेक्स्ट लेयर के लिए को ट्रीट करता है एज अ पेलोड। तो आप देखें, ये मैंने एक पिक्चर बनाई है पेलोड की। तो इसके अंदर क्या हुआ, पेलोड में हमारा जो भी चीजें थी हमारी लेयर 3 के अंदर, वो सारी एज अ पेलोड ट्रीट करेंगी। और अब ये नए लेयर में आ गया तो इसमें भी कोई ना कोई हेडर ऐड होगा। तो ये देखिए, ये मैंने क्या करा, ये मैंने इसके अंदर ये लाके पेलोड में डाल दिया और उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक हेडर ऐड कर दिया। ये जो हेडर ऐड होता है लेयर 2 पे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ईथरनेट हेडर। सही है, अब आपको ये बहुत चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि ईथरनेट हेडर वो होता है जो हम क्या करते हैं, जो डेटा लिंक लेयर के ऊपर हम ऐड करते हैं। आईपी हेडर कौन सा होता है, जो हम नेटवर्क लेयर के ऊपर ऐड करते हैं, उसको हम आईपी हेडर कहते हैं। मैं इसलिए ये समझा रहा हूँ कि ये चीजें कॉन्सेप्ट वाली हैं, आप 1000 बार भी पढ़ लेंगे ना, कहीं से कुछ बार भी गो थ्रू कर लेंगे, रट्टा लगा लेंगे, ये चीजें समझ में नहीं आएंगी कि ये हेडर क्या होता है, ट्रेलर क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होती है। अच्छा, ये क्योंकि हम लेयर 2 को पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम देखते हैं कि ये जो हमारा ईथरनेट हेडर होता है ये बेसिकली खुद कैसा होता है। ये जाहिर बात है, हेडर तो है, इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। तो इसके अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है वो हम अभी इसको डिटेल में देखते हैं। तो फ्रेम क्या होता है, जब मैंने आपको बताया था लेयर 2 के ऊपर जो भी आपके पास डेटा का फॉर्मेट होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे फ्रेम। लेयर 3 पे जो भी डेटा का फॉर्मेट होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पैकेट। तो बेसिकली फ्रेम क्या है, अ चंक ऑफ डेटा विद अ डेटा लिंक लेयर हेडर। तो अब ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ये जो फ्रेम जो होता है कि हमारे पास जो डेटा चंक होता है उसके साथ, यानी हमारा जो पेलोड होता है उसके साथ जो हेडर इन्फॉर्मेशन होती है लेयर 2 के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेम कहते हैं। तो अब हम फ्रेम को देख लेते हैं क्या होता है। तो बेसिकली अगर आप फ्रेम को देखेंगे तो फ्रेम क्या होता है, फ्रेम होता है जो हमारा सेकंड लेयर के ऊपर जो फ्रेम होता है उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो उसके अंदर बेसिकली होता है एक डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, एक होता है सोर्स मैक एड्रेस, एक होता है आपका टाइप, और एक होता है डेटा, और एक होता है एफसीएस। सही है, तो ये हम देख लेते हैं ये क्या क्या चीजें होती हैं। तो पहले क्या होता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होता है कि अगर आपको कम्युनिकेशन करनी है किसी भी 2 नेटवर्क डिवाइसेस में, तो उनके अंदर कोई ना कोई नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगे हुए होते हैं। तो हर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर एक ना कोई एड्रेस होता है। उस एड्रेस को हम कहते हैं मैक एड्रेस। उसको मैक एड्रेस भी कहते हैं, उसको फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, और उसको बर्न इन एड्रेस भी कहते हैं। उसके 3 नाम है, लेकिन मैक एड्रेस बहुत कॉमन है, फिजिकल एड्रेस भी बहुत कॉमन है। इसी तरह उसके अंदर सोर्स एड्रेस भी होता है जो बिल्कुल सेम होता है मैक एड्रेस की तरह। सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस एक ही फॉर्मेट का होता है। उसके बाद टाइप्स होती हैं, और उसके बाद एक होती है एफसीएस, एक फील्ड होती है। अच्छा, ये जो मैक एड्रेस होता है ये 48 बिट का होता है। इसको हम देख लेते हैं कि ये इसकी भी एक मैक एड्रेस किस तरह से बनता है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ये देखें, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ये देखें एक मैक एड्रेस है जो कितना होता है, ये बेसिकली 16 हेक्साडेसिमल का होता है या 48 बिट बाइनरी का होता है। ठीक है, इसको हम इनलार्ज करके देखते हैं। तो बेसिकली आपको नजर आ रहा होगा ये एक मैक एड्रेस। मैक एड्रेस में पहले बेसिकली हम मैक एड्रेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो आपकी जो 6 बिट होती है वो रिप्रेजेंट करती हैं किसी भी मैन्युफैक्चर आईडी को। मैन्युफैक्चर आईडी क्या होती है मैक एड्रेस की, कि जैसे दुनिया में कोई बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर करें जिसको OEM कहते हैं। जैसे कौन कौन से OEM हो गए, जैसे हमारे पास डेल हो गया, लिनोवो हो गया, HP हो गया, ये सारे क्या हैं, ये वो मैन्युफैक्चरर हैं जो कि लैंड कार्ड को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जो शुरू की जो आपको नजर आ रही होंगी 6 हेक्साडेसिमल डिजिट जो नजर आ रहे होंगे, ये हर मैन्युफैक्चर के लिए फिक्स होते हैं। यानी अगर आपका डेल का कंप्यूटर होगा तो आपके डेल का कोई भी पीसी ले लें पूरी दुनिया में, उसमें शुरू के 6 डिजिट क्या होंगे, बिल्कुल फिक्स होंगे। उसके बाद जो 6 डिजिट आ रहे हैं लास्ट के, ये बेसिकली एक सीरियल नंबर होता है। ये एक IEEE जो है ये उनको असाइन करती है मैक एड्रेस की एक सीरीज, कि ये आपका जो है ये मैन्युफैक्चर आईडी है और ये सीरियल आईडी है, इसके अलावा आप कोई और चीज मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। तो जो मैक एड्रेस लिखा जाता है ट्रेडिशनली वो किस में लिखा जाता है, हेक्साडेसिमल में। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास कितने बिट का होता है, ये आपके पास 12 बिट का एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है।
अगर इसी को अगर आप नीचे देखेंगे तो ये आपको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाया, तो बाइनरी में ये बनते हैं 48 बिट्स। तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। आपको मैं चेक भी करके दिखाता हूँ कि मेरे कंप्यूटर के अंदर जो मैक एड्रेस है वो किससे बिलोंग्स करता है। मेरा एचपी का कंप्यूटर है 8200, तो अभी हम चेक करते हैं कि वो एचपी से बिलोंग करता है नहीं करता है। मैक एड्रेस चेक करने का तरीका बहुत ही ईजी है, उसको आप देखें किस तरह से करते हैं। हम जाएँ कमांड प्रॉम्प्ट पे, रन पे जाएँ और यहाँ लिख दें हम CMD से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ एक कमांड लिखा है ipconfig/all। बेसिकली आईपी से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है सारी डिस्प्ले कर देगा। ये मेरे बहुत सारे लैंड कार्ड हैं, मैं इन पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये देखिए मेरा पहला लैंड कार्ड आ रहा है इंटेल का, गीगाबिट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नजर आ रहा है। उसी के नीचे देखें ये मैं मैक एड्रेस बता रहा था, तो इसको हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। तो ये देखें मेरा ये फिजिकल एड्रेस आ गया। ये आपको नजर आ रहा होगा ये कितने ये हेक्साडेसिमल में कितना है, ये 12 डिजिट का है। तो हम इसको करते हैं कॉपी और फिर हम इसको गूगल में चेक करते हैं कि ये क्या वाकई एचपी का है भी कि नहीं है। तो हम इसको करते हैं कॉपी। उसके बाद हम जाते हैं अपने कोई भी ब्राउज़र पे और ब्राउज़र पे मैं इसको खाली पेस्ट कर देता हूँ। देखें ये क्या रिजल्ट देता है। देखें ये आपको क्या बता रहा है, ये हॉलेट पैकार्ड का मतलब एचपी मैक एड्रेस। देखिए मैंने बताया था ना शुरू के 6 हमारे डिजिट होते हैं हेक्साडेसिमल में, वो किसी भी वेंडर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो हमारा वेंडर इस केस में कौन है, एचपी है। तो ये देखें शुरू के 3 आ रहे हैं। ये मेरे मैक एड्रेस के शुरू के 3 जो मेरे हेक्साडेसिमल के नंबर थे, ये मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये मेरा कोई मैन्युफैक्चरर है और ये उसकी फिर कोई सीरियल नंबर है। तो यही चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि ये लेयर 2 के ऊपर जो होता है हमारा जो लेयर 2 के ऊपर हमारा जो हेडर लगा हुआ होता है, जो हमारा मैक हेडर लगा हुआ होता है, उसके अंदर जो मैक एड्रेस होता है उसके अंदर जो शुरू की 6 आपकी जो डिजिट्स होते हैं वो हेक्साडेसिमल में वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसी मैन्युफैक्चरर आईडी को, और जो लास्ट के 6 हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके सीरियल नंबर को। तो यही चीज़ हम अभी डिस्कस भी कर रहे हैं। मैंने आपको दिखा भी दिया कंप्यूटर में करके कि ये कहाँ होते हैं। अच्छा, अब ये एक फील्ड आपको नजर आ रही होगी, अगर आपको हेडर के मुतालिक याद हो, एक टाइप फील्ड आपको नजर आ रही होगी, ये 16 बिट की। ये टाइप फील्ड हमको क्या बताती है ईथरनेट हेडर के ऊपर कि ये क्या चीज़ है, ईथरनेट फ्रेम के ऊपर हमें क्या बताती है कि हेडर के ऊपर जो टाइप फील्ड है हमें बताती है कि ये जो डेटा आ रहा है वो किस टाइप का है। टाइप का मतलब है कि वो आईपी वर्जन 4 का पैकेट है, आईपी वर्जन 6 का पैकेट है, या किसी और टाइप का पैकेट है। तो उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे ये अगर आपके पास ये इस तरह की वैल्यू रखी हो 4411004040, तो जब भी ये वैल्यू होगी तो इसका मतलब है ये जो पैकेट आ रहा है ये कौन सा पैकेट है, उसकी टाइप होगी आईपी वर्जन 4। और अगर हम इसको हेक्सा में लिखेंगे तो आप देखें हेक्सा में इसकी वैल्यू बनती है 0808। अच्छा, 0808 से पहले देखें इसने एक सफिक्स ऐड करा है, प्रीफिक्स ऐड करा है 0x। 0x का मतलब होता है हेक्साडेसिमल। तो इसका मतलब है ये जो टाइप है हमारे फ्रेम हेडर के अंदर, इसके अंदर जो डेटा आ रहा है, जो पैकेट आ रहा है, जो वो किस टाइप का है, वो हमारा आईपी वर्जन 4 का है। इसी तरह हमारे पास दूसरा पैकेट भी आईपी वर्जन 6 का होगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास एक और प्रोटोकॉल होता है आर्क। अगर उसका पैकेट आ रहा हो, आर्क बेसिकली क्या होती है, ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट होती है, हम डिटेल में देखेंगे वो क्या होती है। तो उसके पैकेट की टाइप जो होती है वो क्या होती है 0806। ये सारी हेक्साडेसिमल में होती है। उसके बाद आपके पास जो होता है, उसके बाद आखिरी जो फील्ड होती है वो होती है FCS। FCS क्या होती है, फ्रेम चेक सीक्वेंस। बेसिकली ये अगर कोई एरर आ गया आपके, सपोज करें आपने A से B में कोई कम्युनिकेशन कराई किसी क्लाइंट में, उस क्लाइंट के अंदर क्या हुआ, आपका डेटा मूव होते हुए उसमें कोई करप्शन आ गई, तो वो करप्शन कैसे पता चलेगी कि वो डेटा करप्ट हो गया या वो बिल्कुल इनटेक करेक्ट डेटा हमारे पास पहुंचा है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक बिट होती है आगे 32 बिट, जिसको हम कहते हैं FCS, फ्रेम चेक सीक्वेंस। बेसिकली वो करती क्या है, वो एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हम कहते हैं CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। बेसिकली एक एल्गोरिथम है। ये एल्गोरिथम क्या करता है, ये जो भी आपका डेटा आ रहा हो उसके ऊपर CRC को रन करते हैं। एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम जब भी रन होता है कोई ना कोई रिजल्ट देता है, तो ये रिजल्ट दे देता है हमें CRC वैल्यू की, जो हमारी क्या होती है 32 बिट की एक वैल्यू होती है। उसके बाद ये क्या करता है, इसको अटैच करता है सोर्स के साथ और उसको डेस्टिनेशन पे भेज देता है। जब वो डेस्टिनेशन पे डेटा आता है तो फिर क्या होता है, दोबारा पे यही ये जो हमारा एल्गोरिथम होता है CRC का, ये दोबारा हम उसके ऊपर रन करते हैं अपने डेटा पे जो हमने रिसीव कर लिया डेस्टिनेशन पे। जैसे ही हम उसको रन करेंगे अपने रिसीविंग डेटा पे, फिर वो FCS की कोई ना कोई वैल्यू जनरेट कर देगा। ये डेटा देखें यहाँ आया, उसने क्या करा, दोबारा CRC को एल्गोरिथम को रन करा और उसने एक वैल्यू जनरेट कर दी। अब हमारे पास जो है एक डेटा के अंदर आ रही थी और एक हमने जनरेट करा दी, मतलब हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, एक सेंड फ्रेम की और एक रिसीव फ्रेम की। उसको अगर ये देखता है, मैच करता है 1 by 1 बिट, अगर ये सेम है तो इसका मतलब है डेटा में कोई लॉस नहीं है, डेटा हमारा बिल्कुल क्या है, हमारा परफेक्ट कंडीशन में पहुंच गया, हेल्दी डेटा है। लेकिन अगर इन केस कोई देखेंगे बिल्कुल डेटा मैच हो गया, इन केस देखेंगे आप कोई एरर आ गया, तो इसका मतलब ये डेटा जो है वो इंटीग्रल नहीं है, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी भी रीजन से हो सकती है।
तो ये क्या करता है, इस केस के अंदर डेटा जो है वो लेजिटिमेट डेटा नहीं है, ये क्या करेगा, इसको डिलीट करेगा, रिसाइकिल बिन में डालेगा और इसको डिलीट कर देगा। तो ये था आपका पैकेट। आपको मैंने बताया है कि ईथरनेट फ्रेम किस तरह से वर्क करता है। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, ईथरनेट फ्रेम अगर आपको समझ में आ गया, तो मैं आपको गारंटीड कह रहा हूँ कि आपको 25% कम्युनिकेशन आ गई है। क्योंकि जिन लोगों को 20-20 साल का एक्सपीरियंस होता है वो भी जो है ना ईथरनेट फ्रेम में और पैकेट्स के अंदर फंसते हैं। मैंने बहुत कोशिश करी है कि आपको मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे ले जाके समझाऊंगा ये ईथरनेट फ्रेम होता है क्या है। तो अगर आपको ये अच्छी लगी है तो लाइक बटन को प्रेस तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने इतनी एफर्ट लगाई है, तो अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मैं समझूंगा कि ये मेरा टाइम जो है वो ज़ाया नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है या एम्बिग्यूटी है, तो मुझसे आप जो है कोई कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी आंसर कर दूंगा किसी भी क्वेश्चन का। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही देखते हैं।